में आ गया हूं। अब भाई देखो, तुम्हारी ये फिजिक्स वाली डिमांड मैंने पूरी कर दी है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए, ठीक है ना। अभी पॉज करो वीडियो को और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए, उसका नाम लिख देना भाई। नई एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि पुरानी एनसीईआरटी के मुकाबले में 2 टॉपिक नए हैं, तो क्या पुरानी एनसीईआरटी वाला कोई लेक्चर देख करके काम चल जाएगा क्या? तो मैं बता दूं कि सिर्फ काम ही चलेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग है, टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं पहले से, तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक ऐसा वन शॉट लेक्चर आप लोग को बना करके अभी मैं दूं कि जिसमें सारी की सारी एनसीईआरटी कवर्ड रहे, सारी की सारी एक्टिविटीज भी कवर्ड रहे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड रहे, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहे। यानी एक ऐसा लेक्चर पूरे YouTube पर दूसरा ढूंढने को नहीं मिलेगा आपको, जिसमें पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवा रखी है, वो भी एक वन शॉट लेक्चर के अंदर, जिसमें कि कंप्लीट चैप्टर भी आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, एक डेरिवेशन भी आती है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, एक्टिविटी सारी कवर्ड है, क्वेश्चंस सारे कवर्ड हैं एनसीईआरटी के। और बताओ भाई और क्या चाहिए? तो यार शुरू करते हैं हम लोग हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, या फिर फोर्स का जो चैप्टर हमारा है, जिसको नॉर्मल फोर्स के नाम से जाना जाता है, वो है क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर? देखो यार, सबसे पहले हम फोर्स को समझेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। यस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी जान जाओगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये बैलेंस कंडीशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस कंडीशंस क्या होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहला लॉ भी आएगा, दूसरा लॉ भी आएगा, तीसरा लॉ भी आएगा, तीनों लॉज आएंगे। बीच बीच में इनके छोटे छोटे टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे इनर्शिया एक टॉपिक है, मोमेंटम एक टॉपिक है, और एंड में जाकर के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब आप थर्ड वाला पढ़ोगे तो इसमें एक एडिशनल टॉपिक भी आएगा कंबाइंड मोशन का, जिसको कंस्ट्रेंट मोशन भी कहते हैं। तो आओ देखते हैं यार फिर, और उसके बाद आपको मिलेंगे खूब सारे एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग अपनी फिजिक्स की इस जर्नी को, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यार ये फोर्स करती क्या है, ये फोर्स होती क्या है, कैसे फोर्स लगती है। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 2 लेडीज हैं जो कि बोट को रो कर रही हैं। रोइंग का मतलब होता है बोट को आगे बढ़ाना। तो ये चप्पू पीछे मार रही है पानी पे, बोट आगे बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ रहा है इनको, कुछ ना कुछ तो एक्शन करना पड़ रहा है। तो फोर्स इज ऑल अबाउट डूइंग सम एक्शन। फोर्स इज ऑल अबाउट डूइंग सम एक्शन, यानी फोर्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ दम लगाना, कुछ ना कुछ जोर लगाना, कुछ ना कुछ धक्का लगाना, कुछ ना कुछ खींचना। आप 8th क्लास से पढ़ करके आए हो फोर्स इज पुश और पुल, तो ये सही बात है कि फोर्स के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन तो लगाना पड़ता ही पड़ता है। लिखा है व्हाई डज द कैनो मूव फॉरवर्ड व्हेन द कैनोइस्ट पुशेस वाटर बैकवर्ड्स, तो ये थर्ड लॉ में इसका जवाब आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे। लिखा व्हाई डज इट मूव फास्टर व्हेन दे पुश हार्डर, कह रहे जब जोर से मारते हैं पानी पे तो जोर से बोट आगे क्यों जाती है। तो इसके पीछे का रीजन आपको चैप्टर आपको लॉ नंबर 2 में मिलेगा, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। लिखा विच कैनो मूव्स फास्टर, एक खाली कैनो या फिर पैसेंजर को कैरी करने वाली कैनो। हाँ जी, कौन सी बोट तेज चलेगी, खाली बोट तेज चलेगी या फिर एक पैसेंजर को कैरी करके अगर कोई जा रहा है तो ज्यादा तेज चलेगी। तो ऑब्वियसली जब खाली जा रही होगी यानी कोई पैसेंजर नहीं होगा, ऑब्वियसली तभी ज्यादा चलेगी, बात तो सही है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या, कि फोर्स कहती क्या क्या है, ठीक है। देखो यार, मैं तो मानता हूं कि फोर्स के होते हैं कुल 6 काम। कितने होते हैं? 6 काम होते हैं फोर्स के, ठीक है ना। उसमें से कुछ यहां पर लिखे हुए हैं लेकिन शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो मैं इनको एक्सपैंड करके आपको समझाता हूं कि फोर्स के कौन कौन से 6 काम है। मेरे पीछे दोहराएंगे आप सभी, ठीक है। सबसे पहला काम है फोर्स का, मेरे पीछे रिपीट करना, सबसे पहला काम है फोर्स का रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाना। बोलो, रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाना। यह अपने आप नहीं हो सकता, ये अपने आप नहीं हो सकता। कोई चीज अगर रेस्ट पर है तो वो सदा के लिए रेस्ट पे ही रहेगी। मान लो एक कमरे के अंदर एक अलमारी रखी हुई है और आप वो कमरे पर ताला लगा करके कहीं चले गए 1 साल के लिए, 1 साल बाद आकर के वापस लौटे तो क्या वो अलमारी चली जाएगी क्या वहां से? नहीं। रेस्ट वाली चीज हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। बात सही है कि नहीं? तो रेस्ट से मोशन में लाने का काम किसका होता है? फोर्स का होता है। पहला समझ में आया। दूसरा, उल्टा इसका, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो अपने आप कभी रेस्ट में नहीं आती। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब मोशन का मोशन ही कंटिन्यू रहेगा क्या? हाँ सर, एग्जांपल दो, हम नहीं मानते। अच्छा, मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल ये देता हूं कि आपने एक साइकिल के ऊपर पेडल मारे और पेडल मार के छोड़ दिए। अब क्या साइकिल चलती रहेगी क्या? नहीं, रुक जाती है। तो सर आप तो कह रहे थे कि फोर्स मतलब लगाओगे तो रुकेगी, तो फोर्स तो लग रही है तभी तो रुकी है। कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ना। सोचो फ्रिक्शन ना होती
इमेजिन करो एक ऐसी सड़क पर आप साइकिल चला रहे हो, जस्ट इमेजिन, ये इमेजिन ही हो पाएगा, ठीक है। एक ऐसी सड़क पर आप साइकिल चला रहे हो जिस सड़क में फ्रिक्शन ही नहीं है। सर फ्रिक्शन कैसे नहीं हो सकती? अरे मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूं भाई, जो इमेजिन कर पाएगा वही दूर तक जा पाएगा। बात सही है कि नहीं, है ना? तो थोड़ा सा इमेजिन करके सोचो इस बात को कि एक ऐसी सड़क पर आप साइकिल चला रहे हो जिस सड़क में फ्रिक्शन ही नहीं है, पूरी फिसलन ही फिसलन है, फिसलन ही फिसलन है। तो क्या साइकिल कभी रुकेगी? क्या नहीं रुकेगी। फ्रिक्शन ही है जो साइकिल को रोक रही है। फ्रिक्शन नहीं तो साइकिल कभी रुकेगी भी नहीं। साइकिल हमेशा मोशन ही कंटिन्यू करती रहेगी, मोशन में ही आगे आगे बढ़ती रहेगी। समझ गए ना? तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, और यहां पे फ्रिक्शन वो फोर्स का काम कर रही होती है। नंबर 3, किसी चीज की स्पीड अप करना, स्पीड बढ़ाना। अपने आप कभी किसी बॉडी की स्पीड बढ़ नहीं सकती है। सेम स्पीड रह सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती है। बढ़ाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। इमेजिन करो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप एक साइकिल चला रहे हो, आप एक स्कूटर चला रहे हो, आप एक स्कूटी चला रहे हो, जो भी आपको वाहन चलाना आता है, साइकिल तो आती होगी, चलो मान लो साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना? वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। थोड़ी देर के लिए आपने पेडल मार के छोड़े, हल्का हल्का पेडल आप मार रहे हो, तो वो कांस्टेंट स्पीड पकड़े पकड़े चल रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार तू रेस लगा, यार तू तेज चला, यार तो क्या करोगे? फिर से खड़े होकर के पेडल मारना शुरू करोगे कि भाई हाँ स्पीड बढ़े मेरी साइकिल की। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फोर्स लगा के ही तो स्पीड बढ़ाई जा रही है ना। क्या बिना फोर्स लगाए स्पीड बढ़ा सकते हो? कभी भी नहीं, नेवर। चौथा, फोर्स लगाए बिना स्पीड घट भी नहीं सकती है। स्पीड घटाने के लिए भी, यानी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए भी, यानी रिटार्ड करवाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ये है चौथा काम फोर्स का। सर ये समझाओ, अब ये भी समझाता हूं। मान लो आपने पेडल मार के छोड़ दिए, तो क्या साइकिल सेम स्पीड पर चलती रहती है क्या? नहीं। थोड़ा 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 डिक्रीज होती 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 साइकिल क्या करेगी? रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। रुकेगी नहीं रुकेगी? ये कैसे रुक रही है? ये रुक रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है। तो फ्रिक्शन अगर ना लग रही होती तो फिर ये रुकती क्या? ना। फ्रिक्शन ना लग रही होती तो फिर ये नहीं रुकती भाई, सीधी सी बात है, ये चलती ही रहती। तो स्पीड डिक्रीज जो कर रही है वो क्यों कर रही है? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स लगती है तभी स्पीड कम होती है, तभी बॉडी रुकती भी है, ठीक है। फिफ्थ, पांचवा पांचवा काम सुनो क्या है। पांचवा काम है किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना। कोई बॉडी की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो सकती अगर आपने फोर्स नहीं लगाई तो। जैसे इमेजिन करो एक बॉलर ने बॉल डाली, ठीक है, एक बॉलर ने बॉल डाली, तो स्ट्राइकर ने, मतलब जो खड़ा था बैट्समैन, उसने बैट भी नहीं अड़ाया, उसने पैड भी नहीं अड़ाया। पैर अड़ा देते हैं ना आगे, एलबीडब्ल्यू उसने पैर भी नहीं अड़ाया, उसने पैड भी नहीं अड़ाया, उसने जूता भी नहीं अड़ाया, उसकी बॉडी भी नहीं अड़ी, उसका बैट भी नहीं अड़ा, पीछे से विकेट भी नहीं अड़ी, विकेट भी नहीं टकराई, विकेट पे भी बॉल नहीं लगी, ठीक है ना। उसके पीछे विकेट कीपर खड़ा था ऐसे पकड़ने के लिए बॉल को, वो भी नहीं पकड़ पाया, उसके भी मान लो पैरों के नीचे से निकल गई, ठीक है ना। वो भी पुतले की तरह खड़ा ऐसे पैरों के नीचे से निकल गई, ठीक है ना। पीछे थर्ड मैन खड़ा था जिसको जो कि फील्डर होता है, थर्ड मैन पोजीशन होती है फील्डर की, पीछे थर्ड मैन खड़ा था, वो भी नहीं पकड़ पाया। तो बॉल का क्या होगा? सर बॉल तो चौका चली गई, बॉल तो चौका चली गई। और इस चौके को पता क्या बोलते हैं? बाई का चौका। ऐसे इशारा करता है एम्पायर, ऐसे इशारा करेगा, बाई, पहले बाई करेगा फिर ऐसे ऐसे कर देगा, इसको बोलते हैं बाई का चौका। मतलब कि किसी ने भी अगर बैट नहीं अड़ाया, पैड नहीं अड़ाया, विकेट नहीं अड़ी, विकेट कीपर ने नहीं छेड़ा, और पीछे कौन खड़ा था? फील्डर, थर्ड मैन खड़ा था, उसने भी नहीं छेड़ा, तो सीधी सी बात है कि चौका जाना ही जाना है। समझ रहे हो ना? तो डायरेक्शन बॉल की चेंज नहीं होगी अगर कोई अड़ेगा नहीं। मान लो पैड अड़ जाता, मान लो बैट अड़ जाता, मान लो विकेट अड़ जाती, मान लो विकेट कीपर पकड़ लेता, तो कहीं ना कहीं बॉल उछल के इधर उधर निकल जाती ना भाई। उसकी डायरेक्शन में क्या आता? चेंज आता। तो डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। ये था पांचवा काम फोर्स का। अब छठा काम फोर्स का क्या है? शेप चेंज करना। शेप चेंज करना, है ना। आप पेपर फाड़ते हो, अपने आप फट जाता है क्या? अपने आप तो नहीं फटता, फाड़ के ही फटा है, किसी ने तो पंगा लिया है भाई, तभी कॉपी फटी है उसकी। ऐसी तो नहीं रो रही वो टीचर के पास आकर के, मेरी कॉपी फाड़ दी, है ना। तो वो जो कॉपी फाड़ी वो पक्का कॉपी फाड़ी ही है, मेरी कॉपी फट गई, ऐसे नहीं रोता कोई, ऐसे थोड़ी ना रोता कि मेरी कॉपी फट गई, मेरी कॉपी फाड़ दी। फिर पूछते किसने फाड़ी? उसने फाड़ी। फिर वो खड़ा होता है, हाँ फाड़ दी मैंने। क्यों फाड़ दी? इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना। एक पेपर की बॉल आप बनाते हो, क्या पेपर की बॉल अपने आप बन जाएगी क्या? कि एक फ्लैट पेपर आपके पास है, उसकी पेपर की बॉल खुद ब खुद बन गई? अरे भूत है क्या? अपने आप थोड़ी बन सकती है, पेपर की बॉल बनानी पड़ती है, यानी उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। आटा, आटा का डो होता है, ऐसे उल्लोई बोलते हैं जिसको, या पेड़ा बोलते हैं जिसको, आटे का, ठीक है ना। वो आटे के लोई पर हम लोग बेलन चलाते हैं और तब जाकर के उसमें से रोटी बन के तैयार होती है। बात सही है कि नहीं? तो फोर्स लगाने से ही शेप चेंज होगी, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो शेप चेंज नहीं होगी। तो 6 काम कौन कौन से हो गए, एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा था?
जल्दी याद करो। सबसे पहला कौन सा था? रेस्ट से मोशन में जाना, दूसरा मोशन से रेस्ट में आना, तीसरा स्पीड इंक्रीज होना, चौथा स्पीड डिक्रीज होना, पांचवा डायरेक्शन चेंज होना, और छठा शेप चेंज होना। बहुत बढ़िया, गुड है। देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्या क्या लिखा हुआ यहां पर भी पढ़ लो। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, कंप्लीट एनसीईआरटी है ये, और मैं कंप्लीट एनसीईआरटी ही पढ़ाने के इच्छा में भी हूं, फेवर में भी हूं, और कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाने के नाम से ही मुझे जाना भी जाता है। बच्चे यही बोलते हैं कि सर ये एक टीचर ऐसा है एकमात्र जो पूरी एनसीईआरटी पढ़ाता है हमको। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से मेरे पास इंस्टा पर डीएम भी आते हैं, बहुत सारे इंस्टा पर भी बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आके ही बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी के मास्टर तो आप ही हो। तो ठीक है ना। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली बेटा, जो कि नई वाली एनसीईआरटी है, और ये एक अच्छी एनसीईआरटी बनाई है साइंस की, मैं आपको बताऊं, है ना। इस पर मैंने एक रिव्यू वीडियो भी डाला था, अगर आप में से जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो जा करके रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने पूरी बुक का रिव्यू बना रखा है, तो एक झलक, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मेरे ख्याल 10-1 मिनट की वीडियो है वो, पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा कि भाई ये किताब जो आई है नई वाली साइंस की किताब, ये क्या कह रही है और क्या आप लोगों से मांग रही है, किस चीज की डिमांड पर ये किताब आई है मार्केट में, ये समझ में आएगा आपको। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाना। लिखा है चेंज द स्पीड ऑफ द, बोला ना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द, चेंज द शेप ऑफ द। देख रहे हो सबके साथ चेंज 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 वर्ड एसोसिएटेड है, देख रहे हो, चेंज चेंज चेंज, यानी फोर्स लगा के असल में चेंज होता है। फोर्स ना लगाई जाए तो चेंज भी नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। फोर्स लगा करके चीजों में चेंज लाया जा सकता है, बॉडीज की स्टेट में चेंज लाया जा सकता है, स्पीड में चेंज लाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ होगा? आगे बढ़ता हूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? देखो यार, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। जैसे कि मान लो फोर्स लगाई किसी ने 10 न्यूटन की। सर न्यूटन क्या होता है? यूनिट है फोर्स की, पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के इसको हम, ठीक है। मान लो फोर्स किसी ने लगाई 10 न्यूटन की, ऐसे ही फोर्स किसी ने लगाई 2 न्यूटन की, तो बताओ जोर का धक्का ऊपर वाला। कैसे पता चला आपको कि जोर का धक्का ऊपर वाला? क्योंकि 10 न्यूटन ज्यादा है, 2 न्यूटन कम है। अरे धीरे धक्का मारा कि जोर का धक्का मारा, वो ये वैल्यू बता देगी ना, वो ये वैल्यू बता देगी ना। 10 न्यूटन मतलब ज्यादा धक्का, ज्यादा जोर का धक्का, 2 न्यूटन मतलब हल्का धक्का। डन हो गया, डन हो गया, क्लियर हो गया। इधर आजा, एग्जांपल्स देख ले एक बार जरा। देख, नॉर्थ पास आ रहा है तो साउथ भी उसके पास आ रहा है, देख रहे हो ना। नॉर्थ साउथ आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि साउथ इधर जा रहा है और नॉर्थ जब इधर गया तो साउथ भी इधर आ गया, है कि नहीं। और यहां देखो साउथ इधर जा रहा है तो ये साउथ देखो पीछे 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 भाग रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा है ना। तो ये ऐसा यूनिट न्यूटन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करती है, ये मैंने आपको बताया है ना। फोर्स जितनी ज्यादा होगी धक्का उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वाला लेक्चर? मैंने कंप्लीट एंस लगता है कि ये लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं फिनिश। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।